लोगों की अब इस वक्त मॉर्निंग हो रही होगी। गुड मॉर्निंग। वैसे सैटरडे का दिन है, थोड़ा छुट्टी और आराम का दिन है, लेकिन अब जब देश पर आफत है तो छुट्टी एक तरफ, आराम एक तरफ। तो जिन लोगों ने अभी अभी टीवी खोला है उनको बता दूं कि रात में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिसके बाद तस्वीर अब इस भारत पाकिस्तान एक्शन की, इंटरेक्शन की बदलती हुई नजर आ रही है, जहां पर रात में दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की गई एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के जरिए, जिसे सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर दिया गया दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर सिरसा में, जो कि जहां पर इंडिया का बेस है, एयर बेस है, और वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम किया। जवाब में पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस पे भारत ने हमला किया है। ये हमें बड़े सूत्रों से ये खबर मिल रही है, पाकिस्तान से भी इसकी एक हद तक कंफर्मेशन है, और वहां पर इस हद तक डिस्ट्रक्शन किया गया है कि शायद वो एयरबेस फिलहाल इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन 10 बजे सेना की पीसी है, जिस पे हमें और जानकारी मिलेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो हमने फ्लैश होती हुई देखी वो है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। अब ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, ये वो अथॉरिटी है जो न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल पर फैसला लेती है। अगर ये खबर सही है, जो कि फ्लैशेस हो रही है कई जगह पर, हर्षवर्धन त्रिपाठी, इसके क्या मायने हैं? ये एक धमकी वाला स्टाइल है, ये थोड़ा सा अगेन इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान खींचने का स्टाइल है कि देखिए कुछ करिए नहीं तो फिर हम तो इस तरफ जा रहे हैं। ये क्या टैक्टिक है? देखिए, निश्चित तौर पर डेस्परेट है पाकिस्तान। जो कुछ उसको करना था, जितनी उसकी हैसियत थी, वो करके उसने देख लिया। और एक बात भारत के लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए, ये इसलिए क्योंकि वॉर के समय में या वॉर लाइक सिचुएशन के समय में देश का मनोबल कैसा है। हम लोग बार बार इजराइल की बात करते हैं कि हमास ने या गाजा की तरफ से जब मिसाइल्स आती हैं तो उनका आयरन डोम स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और हम लोग उसको देखकर बहुत खुश होते थे। जब इजराइल की डिफेंस फोर्सेज उसको सोशल मीडिया पर डालती थी तो हम लोग उसको देखकर खुश होते थे और कहते थे कि काश हमारे पास भी ऐसा सुरक्षा तंत्र हो। हमने अभी अपना सुरक्षा तंत्र उस स्तर का बनाया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि इजराइल में एक भी मिसाइल नहीं गिरती, क्योंकि आप कितना भी अच्छा तंत्र बनाएंगे, जब एक साथ 100, 150, 200 ऐसे ड्रोन या मिसाइल दागी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक आध मिस होता है। उसके बावजूद हम बचाने में कामयाब रहे। तो ये हमारी शक्ति का भी है, और हमने कैसे पिछले कुछ वर्षों में अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको डेवलप किया है, ये एक समझने की चीज है जो हर भारतीय को बार बार बताना चाहिए, बोलना चाहिए। दुनिया भी इसको देख रही। दूसरा क्या है, हम जिस तरह से कमांड में हैं, हम कोई भी प्रतिक्रिया में कदम नहीं उठा रहे। हम पहले से जानते हैं हमें कहां कहां टारगेट करना है, क्या टारगेट करना है, वो एक काम हम कर रहे हैं। दूसरा फ्रंट ये है कि उनकी तरफ से कोई भी जो मिस एडवेंचर हो रहा है, कोई भी हमले हो रहे हैं या कोई भी कोशिश हो रही है, उसको हम नाकाम करें। तीसरा एक काम भारत कर रहा है, जो मेरी अपनी निजी जानकारी है, कि भारत पाकिस्तान को एंगेज कर रहा है दूसरे फ्रंट पर भी। वो पीओजेके में भी इंगेज कर रहा है, बलूचिस्तान की तरफ से भी वो एंगेज हो रहा है। जाहिर है ये रणनीतिक बातें होती है जिसको कोई भी देश इस तरह से नहीं कहेगा हम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार है पिछले कुछ वर्षों में कि बलूचिस्तान में बाकायदा वहां के जो नेता हैं, जो निर्वासित हैं या वहां हैं, उन्होंने कहा कि हम एक इसको स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर है, और यहां तक कि उन्होंने कहा कि भारत को जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसको बलूचिस्तान को सौंप देना चाहिए। अब ये सारी की सारी चीजें उस तरफ जाती हैं जहां पाकिस्तान बेसब्र हो रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिल रही, लगातार उसके ऊपर निशाने लग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों जगह कल भी उसके सैनिक मारे गए हैं, पाकिस्तानी सैनिक भागते नजर आए हैं, जो वीडियो जारी किया गया। अब सवाल यह है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय भूमिका क्या होगी। अगर वो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है तो एक बात आप समझिए, हमने जैसे तुर्की का ड्रोन देखा, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम देखा, अभी अमेरिका का F-16 भी हम देख रहे हैं, इस सब के बावजूद वो भारत के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं होता है। न्यूक्लियर पावर भी वो कितना है, ये दुनिया को एक भ्रम है। और ईरान भी इस तरह की धमकी देता रहा, लेकिन ईरान ने भी कभी वो काम नहीं किया। अगर पाकिस्तान उस तरफ जाता है तो पहली बात तो दुनिया के देशों को चिंता होनी चाहिए, लेकिन चूंकि अमेरिका अपनी वो पोजीशन एक तरह से वो लूज कर चुका है कि वो कहीं मीडिएटर हो जाए, कहीं किसी के साथ खड़ा होकर दो लोगों के बीच में मध्यस्थता कर सके, वो स्थिति उसकी खत्म है। ट्रंप ने बहुत मामलों में अपनी स्थिति ठीक की होगी, लेकिन इस मामले में अमेरिका अब कहीं स्टैंड नहीं करता है कि वो मीडिएटर की भूमिका में आए। तो सवाल यह है, क्या ऐसा पाकिस्तान करने की सोच भी सकता है? और अगर करेगा तो यकीन मानिए पाकिस्तान उसी क्षण समाप्त होने की ओर बढ़ेगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक ये भ्रम है, बहुत कुछ कहा गया है, उसके जो क्या पाव पाव किलो किलो वाले क्या रखे रहते हैं वो, और जो बार बार वो कहते हैं कि हमने चौक में सजाने के लिए शाहीन गौरी नहीं बनाया हुआ, उसका भी जवाब उसे निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन अगर ये वो संकेत दे रहा है तो ये डेस्परेशन है,
ये वो जिसको कहते हैं कि डर है, उसको साफ साफ दिख रहा है कि उसके नागरिक उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान से आने वाले वीडियोस बता रहे हैं कि पूरी तरह से पाकिस्तान में अफरा तफरी है, लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं। और ये स्थिति किसी को भी वहां ले जा सकती है, इसलिए दुनिया को भी देखना चाहिए, विशेष करके अमेरिका, चाइना और जो ऐसे देश हैं उनको। जी, तो ये हाँ, स्क्रीन पर भी हर्ष आपके मेरा मानना है कि एक टेक्निक ये भी हर्ष मेरा मानना कि पाकिस्तान की टेक्निक भी हो सकती है कि कम से कम इस बहाने कोई आ जाए मुझे बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई में भारत उनके सारे हमले को नेस्त नाबूद कर रहा है, उनको लगता है अब तो कोई दुनिया भी हमारा साथ नहीं दे रही है। जब इस तरह की बैठक बुलाएंगे तो शायद दुनिया को लगे कि परमाणु हथियार तो नहीं इस्तेमाल कर लेगा ये, चलो बचा देते हैं उसको चल करके। ये भी इसकी रणनीति हो सकती है। लेकिन आपने जो बात कही ना, इस बात का एहसास पाकिस्तान को बखूबी होगा कि वो बहुत करे, मतलब वर्स्ट सिचुएशन होगा ऐसा होगा नहीं। मेरा पूरा यकीन है कि पाकिस्तान ऐसी जरूरत नहीं करेगा कि अगर वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की सोचता भी है तो हमारे मुश्किल से मुश्किल एक शहर, हालांकि वो भी दुखद होगा, लेकिन उसके पूरे के पूरे देश उसमें समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा कदम जो है आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश करेगा नहीं। तो ये एक बड़ी चीज होगी। लेकिन यह है कि बहुत तेजी से घटनाक्रम यहाँ पे बदल रहे हैं विपिन, और इस बदलते घटनाक्रम में सबसे खास बात है कि तीनों सेना के जो अंग हैं इतने बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन के तालमेल के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में है। मतलब कोई अनाप शनाप बयान नहीं देना, कोई अनाप शनाप चीजें नहीं करना। जो वो लोग पाकिस्तान जवाब देने की कोशिश कर रहा है उसके जवाब को नेस्तनाबूद करना और उसकी जड़ तक पहुंचने की जो कोशिश है वो हम लोगों की बिल्कुल सफल हुई है। शायद यही वजह है जो हर्ष बता रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और उनको शायद अब एहसास हो गया है कि अब ये भारत पुराना भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है और दिख रहा है कि नए जमाने का भारत है। और ये आपको छोटे मोटे चीजों से जवाब नहीं देता है, आपको ऐसा जवाब देगा कि फिर अगले कई पुश्तें तक आप कोई भी नजर उठाने को हिम्मत नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल, और एक तगड़ा बिफिटिंग जवाब जो है वो पाकिस्तान की तरफ इस समय है। और शायद उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि एक घटना जो उनके आतंकवादियों ने या इन्फिल्ट्रेटर्स जिन्होंने भारत में पुश किया और पहलगाम में जो घिनौनी हरकत की वो यहाँ तक जाएगी। लेकिन अब उनको सारे हिसाब चुकते करने ही पड़ेंगे। फिलहाल एक और जो लगातार खबर आ रही कि जो LOC है वो भी इंगेज्ड है और वहाँ पर कंटिन्यूसली फायरिंग जारी है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में जो थोड़े नुकसान हो रहे हैं उसके अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। विंग कमांडर राजीव, मुझे बताइए कि अब जबकि बात न्यूक्लियर वेपन्स तक आ गई है, नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई और एक संकेत देने का कोशिश है ये पूरी नेशनल दुनिया को कि देखिए अब हम ये भी सोच रहे हैं, तो आइए और थोड़ा सा इस स्थिति में आप भी बीच में आइए। शायद एक घबराहट दिखा रहा है ये पाकिस्तान की, जैसे हमारे बाकी मेहमान कह रहे हैं। मुझे बताइए कि अगर ये जो एयर एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अब जब एयर एक्शन होता है, आपने तो पहले के युद्ध भी देखे होंगे, तो क्या वो सिर्फ दुश्मन की एयरफोर्स, भारतीय जो एयर ठिकाने हैं, एयर बेसेस हैं, पठानकोट हो गया, जम्मू हो गया, वो उनके निशाने पे होते हैं, या एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ वो काम करते हैं कि वो आपके ऑयल डिपोज को भी निशाना बना सकते हैं, वो आपके बड़े शहरों की तरफ भी बढ़ सकते हैं जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। किस तरीके से काम करती है ये स्ट्रैटेजी अगर हम दुश्मन की नज़र से देखें? ये जो स्ट्रैटेजी है इसने हमें इनिशियली जो पार्ट अभी चल रहा है दौर, इसमें वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी, जो लड़ाई की क्षमता है उसको कम करना है। ये जो शहरों में जाना या कुछ करना उससे अभी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद जो होगा कि जिनके उनके स्टोर्स हैं, उनकी सप्लाई लाइन है, उसको खत्म करने के लिए, और उसके बाद आता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में तंग करने के लिए। तो इनिशियली जो ये पार्ट है, जो कन्वेंशनल पार्ट है, वो यही। अब आप सिरफरे होके आप कुछ और चीज कर लीजिए तो उससे आपको कितना उसके लिए पे ऑफ मिल रहा है उसका कोई अंदाजा कुछ अलग लगाए तो उसकी बात अलग है। लेकिन इस समय जो काम हो रहा है वो आप किस तरह अपनी जो जंगी फौजें हैं जो ग्राउंड पे हैं उनको आप कैसे जाएंगे और अंदर लेके जाएंगे और कैसे जगह को आप सिक्योर करेंगे और उनकी जो टेरिटरी है उसको हासिल करेंगे, उसका काम चल रहा है अभी। और उसके बाद ये जो आपका न्यूक्लियर जो है, जो क्षमता तो उनके पास है ड्रॉप करने के लिए न्यूक्लियर, उसके लिए, लेकिन उसकी डिसीजन लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके पास कितने लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंटरनेशनल सिनेरियो बन जाएगा। इंडिया विल नॉट यूज हमारे फर्स्ट यूज हम लोग नहीं पॉलिसी नहीं है, हम ओनली सब्सिक्वेंट मैनर में उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन ये कितनी इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, रोग नेशन है, कुछ कर सकता है, कोई सिर्फ आपके पास लीडर है कुछ कर ले, वो दूसरी बात है। लेकिन ये बहुत बहुत ही
अल्टीमेटली अगर आदमी बिल्कुल फंस जाए और एकदम दीवार के साथ खड़ा हो जाए, कोई उसका मदद नहीं कर रहा है, तो ये पलटवार ऐसा हो भी सकता है। इसमें कोई आई मीन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, उसके लिए वन हैज टू बी रेडी। जी, अब क्योंकि न्यूक्लियर वाली बात आई गई है तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शुभंकर, लोग जानना चाहेंगे कि जो न्यूक्लियर बटन होता है जिसकी हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान तो एक सूडो डेमोक्रेसी है, बट स्टिल किसके पास होता है? सेना के पास या उनकी सिविल गवर्नमेंट के पास? देखिए विपिन, उनकी सिविल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज है नहीं वहां। ना तो पाकिस्तान में कुछ सिविल है, ना कुछ गवर्नमेंट है, वहां सिर्फ आर्मी है। तो इनकी एक स्ट्रैटेजिक कोर है जो कि रावलपिंडी में है। उनकी रावलपिंडी की ये जो कोर है, और ये कोलोकेटेड है जीएचक्यू रावलपिंडी के साथ। और ये सारे निर्णय जो हैं उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर साहब होंगे, और साथ में उनके जो कोर कमांडर हैं। पाकिस्तान के पास जितने भी इनके स्ट्रेटेजिक फोर्स के अलावा 3 इनके कोर है, स्ट्रेटेजिक कोर है, एविएशन कोर है, डिफेंस कोर है। उसके अलावा इनके जो फाइटिंग फॉर्मेशंस है, ये फाइटिंग फॉर्मेशंस के जो कोर कमांडर्स हैं, अगर मैं पाकिस्तान का आपको थोड़ा सा इतिहास याद दिलाऊं, आपको हमेशा ध्यान रहा होगा कि ये कोर कमांडर पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की सैन्य राजनीति जो है, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। खास करके 10 कोर कमांडर जो रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी चीजें चल रही हैं, मुझे एक अंदेशा ये भी है कि शायद सारे कोर कमांडर भी एक साथ एक मत में नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूं, कंफर्म नहीं है मेरे पास जो इनपुट्स हैं, बट पाकिस्तान के आर्मी के अंदर भी शायद इस समय एक सुर में वो नहीं बोल रहे हैं। और पाकिस्तान और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो फर्क है वो यही है कि हम एक सुर में और एक सधे हुए तरीके से एक सिविलियन कमांड के अंदर काम करते हैं। विपिन जी, लक्ष्मण, जब ये हम क्योंकि 2 युद्ध ऑलरेडी हैं तो रेफरेंस तो वहाँ से ले ही सकते हैं। रशिया और यूक्रेन वाले वॉर में भी बीच बीच में पुतिन साहब ने बातें लाई थी कि मैं न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की भी लाइन कुछ कुछ वैसी है कि अब वो थोड़ा सा चाहेंगे कि उनके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे थोड़ा इंटरफेयर कर जाए उनकी इस चीज़ से, और फिर उनकी नाक बची रह जाए, वो भी थोड़ी सी गिगर भपकी दें, थोड़ा सा माहौल बनाएं। जी बिल्कुल, ये दरअसल पोस्चरिंग एक की जाती है, लेकिन आपने बहुत सही एग्जांपल दिया कि 2 वॉर हम देखे हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं और उसमें कहीं भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया नहीं गया, परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया नहीं गया। और परमाणु हथियार मुझे लगता है कि आज के ज़माने में इस्तेमाल करने की बजाय एक दिखाने की चीज़ ज़्यादा होती है कि आप देखिए कि मेरे पास परमाणु हथियार भी है, वो इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं होती है। और आप देखेंगे कि तो कई बार इसी के दम पे पाकिस्तान जब रोता गाता है तो इसी के दम पे रोता है और कहीं से धमकी देने की कोशिश भी करता है कि देखो मेरे पास परमाणु हथियार है तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप हम भारत पे चलाएंगे और भारत चुप बैठेगा, और भारत जब चलाएगा तब तो पूरा का पूरा आपका देश नेस्तनाबूद हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। तो इस चीज़ को समझता है, तो ये सिर्फ एक पोस्चरिंग है। और इस तरह की बैठकें हम कर रहे हैं, बैठक करने की खबर चलाना, धमकी देना, ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के बराबर है। लेकिन इसका एक और मकसद जो मैं समझ पा रहा हूँ, शुभांकर और बाकी हमारे पैनलिस्ट वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि इसका एक मकसद ये है कि इसका एक इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, उसके पास अपना कोई अब सैन्य क्षमता नहीं बचा है जिसके जरिए वो भारत पर प्रेशर बनाए। पहले ड्रोन से हमले किए, उसके सारे ड्रोन नाकाम कर दिए गए, फिर वो मिसाइल से हमला किया, मिसाइल नाकाम कर दिया गया, सीमावर्ती इलाके में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही है, उन सारे फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान को लगता है कि हम जितने भी तरकीब थे सारे तरकीब तो हमारे निकल गए, अब तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस बौखलाहट का एक नतीजा है कि चलो इसका एक पोस्चरिंग करके देखते हैं, इसकी एक धमकी देकर देखते हैं कि अब शायद भारत शायद यहाँ पे कंट्रोल करे। लेकिन ये जितना वो सोचता है उससे 10 कदम पहले भारतीय सेना वहाँ पे तैयार बैठी रहती है। हर एडवांस प्लानिंग का आलम यह है कि जहाँ तक वो सोच नहीं पाता उस हद तक हम प्लानिंग करके बैठे हैं। आप देखिए ना आप कि वॉर हो रही है सीमा पे, सेना वहां पे इंगेज है और गृह मंत्री बैठक किसके साथ कर रहे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं कि देश के किसी भी कोने में किसी भी तरह की हरकत हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस तरह की बात है। मैं
दूसरे सीमा की बात करूं, भारत पाकिस्तान सीमा तो छोड़ दीजिए, वहां तो जो चौकसी है वो है, नेपाल की सीमा हो, चीन की सीमा हो, दूसरी सीमाओं पर भी चौकसी उसी तरह से बढ़ाई गई है। आज पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन हमने अपने समुद्र में इतना अच्छा बंदोबस्त कर रखा है कि वहां से कोई हरकत करने की जरूरत कर नहीं सकता। वहां से हम लोग पाकिस्तान को बिल्कुल घेर कर रखे हुए कि हमारे पास यहां भी पूरी तैनाती है। तो हम लोग एडवांस प्लानिंग इतना ज़्यादा किए हुए, हर स्थिति को पहले से कल्पना करके अनुमान लगा के हमने बहुत ही बेहतर तैयारी की है। और शायद यही वजह है कि 48 घंटे हुए हैं अभी। कल रात में 8:30 बजे से हम लोग देखे थे ये घटनाक्रम होना, वो भारी गोलीबारी और ड्रोन का अटैक किया जाना, और अभी हम लोग बैठे हैं करीब 8 बज रहे हैं। तो ये 48 घंटे 36 घंटे के भीतर भीतर पाकिस्तान ने अपने सारे हथियार आजमा के देख लिए और उसको लग गया कि नहीं, हमारे पास जो है सो जो भी हथियार जो मान के बैठे थे वो भारत के खिलाफ कम से कम कारगर नहीं होंगे। और एक और बड़ी बात कि इस सारे हथियारों के जवाब में भारत ने जिस तरीके से अपने एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया, भारत ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की, इस बात का अनुमान था ही नहीं दुश्मनों को कि भारत के पास इस तरह की क्षमता भी है। तो एक तरीके से भारत की इस क्षमता का भी अंदाजा उन्हें चल गया है, जो अब तक उनको अंदाजा नहीं था। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं चला है, पाकिस्तान को पर्दे के पीछे लुका छिपी करके समर्थन देने वाले देशों को भी पता चल गया है कि देखिए जी, भारत के पास तो ये सारी चीजें, तो हमको तो अंदाजा ही नहीं था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के हमलों का जवाब देना। और दूसरी चीज कि अगर अभी किसी भी तरह के बातचीत करके भारत रुक जाता है तो फिर बहुत फायदा होता नहीं है। आप जब इस हद तक पाकिस्तान ने उकसाया ही, भारत ने जवाब दे ही दिया, तो अब उस जवाब को अंजाम तक पहुंचाना मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा। क्योंकि अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, छोड़ देंगे, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान पहलगाम जैसा हमला या दहशतगर्दी फैलाए यहाँ पर। तो अब इसे अंजाम तक पहुंचाने की ठान रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो बार बार बयान आया था, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाए शुरू से ही, कि ये अभी शुरुआत है, हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम उनके आतंकवाद को समर्थन देने वालों तक को हम उसको सजा देंगे, न्याय दिलाएंगे। तो आज उस लाइन को देखिए और आज की घटनाक्रम को देखिए तो आपको दिख जाएगा कि बड़े सिलसिलेवार ढंग से हर चीज बहुत ही प्लान तरीके से भारत ने किया था, जिसका नतीजा अभी आपको देखने को मिल रहा है। विपिन जी बिल्कुल। तो